अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब ने। सब सर को जानते हैं, हम डिफरेंट चैनल्स पे उनको सुनते रहते हैं। उनका अपना भी एक यूट्यूब चैनल है, तो उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच सर, आज आपने जो है जॉइन किया। थैंक यू। Thank you very much, Arzuji. I'm happy to be here. और सर आज हम आपसे आप ही की फील्ड की बात करेंगे, थोड़ी एजुकेशन पे बात करेंगे और आपके ख्याल से कि क्या एक ऐसी बात है कि जो भारत है वो सक्सेसफुली अपने स्टूडेंट्स को आगे लेके जा रहा है और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम किस तरह का है, क्योंकि अब बहुत से लोगों को पाकिस्तान में रहते हैं जो हम लोग, हमें बहुत शिकायत है अपने एजुकेशन सिस्टम से कि हम उस तरह के स्टूडेंट्स नहीं निकाल पा रहे जिनकी की ज़रूरत हो। इंटरनेशनली होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, जबकि अगर हम बांग्लादेश को देखें या हम इंडिया को देखें तो वहाँ पर ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा फर्क कल्चरल है। तो कल्चरल फर्क है और दूसरी चीज ये है कि जो फाउंडिंग फादर्स का क्या फोकस था। जब मैं जब अमेरिका आया और यहाँ की हिस्ट्री पढ़ने लगा तो मैंने रियलाइज किया कि अमेरिका had a great bunch of founding fathers. Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Washington, John Adams, हार्वर्ड से पढ़ा हुए lawyers, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, ये सब काफी थॉटफुल, ब्रिलियंट, दूर अंदाज, अनसेल्फिश हम्म। लोग थे। उसके वजह से उन्होंने जो मुल्क को जो फाउंडिंग दी है, उसकी मतलब वो मोमेंटम पे आज भी चल रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस का आइडिया जिस तरह हम मॉडर्न डे करते हैं वो बेंजामिन फ्रैंकलिन का था। और जो है सो लेंडिंग लाइब्रेरीज भी उन्होंने शुरू की, किताबों को लोगों को देना ताकि वो घर लेके जाए पढ़ने। इससे पहले कहीं भी नहीं होता था। तो ये जो दूरअंदेशी है, विजनरी चीजें हैं अबाउट एजुकेशन वगैरह, वो इंडिया के फाउंडिंग फादर्स में भी था। तो फॉर एग्जांपल जब हम इंडिया पाकिस्तान और पार्टीशन की बहस करते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई जिन्ना वाज द लीडर ऑफ द मुस्लिम्स। जिन्ना एक क्लीन शेवन, बाज लोगों के मुताबिक बेकन ईटिंग, वाइन ड्रिंकिंग लैंडलॉर्ड के वो बेसिकली वकील थे। ही वाज द लॉयर ऑफ द। और ऑन द अदर साइड यू हैड मौलाना आजाद, जो मौलाना भी थे, एजुकेटेड भी थे, उन्होंने कुरान के ऊपर तफसीर भी लिखी। सो ही वाज इन मेनी पीपल्स ओपिनियन ए मोर ऑथेंटिक वॉइस फॉर मुस्लिम्स। और देखिए उनका पहला जॉब क्या था, एजुकेशन मिनिस्टर थे वो इंडिया के। तो इंडिया ने 1950s में ही आपने देखा कि ये आईआईटीज, आईआईएम्स, यूनिवर्सिटीज में इन्वेस्टमेंट शुरू किए। फिर 1970s 80s से फिर प्राइवेटाइज करना लग गया एजुकेशन। पहले कहते थे कि भाई ये डोनेशन कॉलेजेस हैं, पैसे दे के मिडिल क्लास के पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रोफेशनल स्कूल्स में हम्म। भिजा रहे हैं। लेकिन that has paid off big time because उसमें से कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस अब बहुत ही जबरदस्त हो चुके हैं, राइट? दे आर कंपीटिंग। सो एक कल्चर ऑफ एक्सेलिंग इन एजुकेशन फील्ड ये बन गया इंडिया। दूसरी चीज ये है, आई थिंक कि जब उस जमाने में जब अंग्रेज वे टेकिंग ओवर, तो बेसिकली एज अंग्रेज पावर रोज इन इंडिया, मुस्लिम पावर डिक्लाइन इन इंडिया। तो मुस्लिम एलिट को मार्जिनलाइज करते गए अंग्रेज। तो उसमें क्या हो गया था कि जो हिंदू कम्युनिटी विच वाज मार्जिनलाइज अंडर मुस्लिम रूल, उनको एक पैथवे मिल गया थ्रू एजुकेशन। आप अंग्रेजी सीख लें, पढ़ लें, and then you are able to work for the government. So education as a pathway to success, ये इंडियन साइकी में बैठ गया है। मुझे स्टूडेंट्स से जब मैं यहाँ इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने आप को पहली क्लास में, उनको कहता हूँ कि मेरे पास इंजीनियरिंग की बैचलर्स डिग्री है। मुझे इंजीनियरिंग से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मैं 1980s में ग्रो अप हुआ इंडिया में, और कहता हूँ इंडिया में उस जमाने में यू कुड बी ओनली 3 थिंग्स। या तो आप डॉक्टर बन सकते थे, या इंजीनियर बन सकते थे, या लूजर बन गए। सो आई डिडंट वांट टू बी ए लूजर। मेडिसिन से मुझे पसंद थी, मैं आई कांट कीप टचिंग ये जो टची चीजें होती। मेरे अंकल डॉक्टर थे, उनके साथ में समर में कभी कभी काम करता था।
तो आई कुडंट टच ह्यूमन फ्लैश, ये वो सारी चीज़ें, तो मुझे बिल्कुल ही मतलब एक तरह से एवर्जन था मेडिकल, सो आई हैड नो चॉइस, मुझे डॉक्टर इंजीनियर बनना पड़ गया। सो बट दैट वाज द ओनली पाथवे टू सक्सेस, राइट? और मैंने ये नोटिस किया कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तो छोड़ दें आप, सब कॉन्टिनेंट की जो मुस्लिम कम्युनिटी है, दे हैव नॉट पेड द सेम अटेंशन टू एजुकेशन जितना इंडिया की हिंदू कम्युनिटी दी है। अगर आप इसकी मिसाल अगर ले लें तो इंग्लैंड में जाके देखें आप, इंग्लैंड में जो कम्युनिटीज हैं, इंडियन मुस्लिम कम्युनिटीज, या सॉरी, साउथ एशियन मुस्लिम कम्युनिटीज और साउथ एशियन हिंदू कम्युनिटीज को देखें, तो यस, इंडियन मुस्लिम्स, पाकिस्तानी मुस्लिम्स आर डूइंग वेरी वेल रिलेटिवली, लेकिन एकेडमिक अचीवमेंट गैप है। आपको एकेडमिक अचीवमेंट गैप परफॉर्मेंस में नजर आएगा। और मैं कुछ डेटा देख रहा था, 5-6 साल तक मैं काफ़ी वर्क करता था ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर्स के ऑफिस में, तो मुझे ये डेटा देखने को मिलता था। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये आई थी कि जब 1940s-50s में जब माइग्रेशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान से इंग्लैंड के लिए, राइट? तो वहाँ पर जो हिंदू फैमिलीज थी, उनकी जो बीवियाँ थी, वो वर्कफोर्स में आ गई। मतलब या तो दुकान, हस्बैंड के साथ दुकान पे चले गए, बिजनेस शुरू हो गया था हस्बैंड का, तो बेगम, तो उससे ये हुआ कि जो औरतें थी वो अंग्रेजी सीख गई, जिसके वजह से वो अपने बच्चों के स्कूल जाके टीचर से बात कर सकते थे, दे कुड पे, एक छोटी सी चीज है। वेयर एज जो मुस्लिम वहां पे गए थे, उनकी बेगमात पहली जनरेशन के वर्कफोर्स में ही नहीं है, तो वो घर में ही बैठे रही, अंग्रेजी भी नहीं सीखी उतना ज्यादा, और बच्चों की पढ़ाई पे उतना, दे वर नॉट ए पार्टनर। हस्बैंड वर्क कर रहा है, बेगम घर में है, बट नोबडी इज देयर टू पे अटेंशन। तो वहां से जो एजुकेशन गैप, एजुकेशन फोकस, देखिए, एक तो एक परफॉर्मेंस करना अलग है, लेकिन जो घर में जो फोकस है, वहां पे गैप आ गया। और फिर 1970s से जब बांग्लादेशी कम्युनिटी आने लगी इंग्लैंड में, वो ही पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो एक जनरेशन पीछे हो गए। तो इंडिया में भी, साउथ एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी ये अंग्रेजों की वजह से जो मुस्लिम लैंडेड एलिट थे, प्रिविलेज थे, जॉब्स आसानी से मिल जाते थे नवाबों के पास इधर उधर, तो वो एडवांटेज खत्म हो गया अंग्रेजों की वजह से, एंड दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड एजुकेशनली, वो एजुकेशनली रिस्पॉन्ड नहीं किए। ये आज जो है 16 तारीख है, कल सर सैयद डे है, इंडिया में सर सैयद डे मना रहे हैं। वीकेंड पे मैं शिकागो जाके सर सैयद के बारे में लेक्चर दूंगा। तो देखिए, आप मुगलों के जमाने में, आप मुझे बताएं, मुगलों ने ताजमहल वगैरह तो बनाया, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी बनाई? क्या आप मुझे नहीं। एक नाम बता सकते हैं कि शाहजहां ने ये यूनिवर्सिटी बनाई? जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट में जो मोस्ट प्रोमिनेंट मुसलमानों की यूनिवर्सिटी है, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, और वो 1857 के क्राइसिस के बाद बनाई गई। तो मुसलमानों को जब जूते पड़े, तो जब तालीम पे तवज्जो गई ना, कि व्हेन दे लॉस्ट पावर, ये तो शॉक था ना सर सैयद को कि अब हम जिंदा कैसा रहेंगे, अब मुगल एम्पायर खत्म हो गया, हु इज गोइंग टू प्रोटेक्ट अस? तो उनका ये रियलाइजेशन था कि जरूरी है कि अब मुसलमान अंग्रेजी भी सीखें, एंड दे आल्सो लर्न अदर एजुकेशन बिसाइड्स इस्लामिक साइंस, और इंग्लिश की तरफ वो तवज्जो देने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये सवाल आप ऑटोमन एम्पायर के साथ भी कर सकते हैं। ऑटोमन एम्पायर ने कौन से बड़ी यूनिवर्सिटीज बनाई, 600 साल उन्होंने। सो वाइल इस्लाम की गोल्डन एज के बारे में हम जरूर बात करते हैं, अब्बासिद पीरियड में फिलोसोफर्स और साइंसेस, लेकिन जो पोस्ट 15-16 सेंचुरी के बाद जो बड़े बड़े एम्पायर्स आए हैं, वो आर्किटेक्चर पे ज्यादा, एजुकेशन पे कम तवज्जो। अगर वही ताजमहल बनाने के बजाय अगर वो कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बना देते, तो पूरा एरिया शायद कॉलोनाइज ही ना होता। समझे, अगर आप उसमें लोग होते हैं जो पॉलिटिक्स आप जैसा हम बात कर रहे हैं, अगर वैसे डिस्कशंस होते हैं, तो वो समझ जाते कि यूरोप कितना आगे तेजी से बढ़ रहा है, और वी नीड टू कम्पीट, रेनेसांस को रिएक्ट करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो आई थिंक कि देयर इज ए प्रॉब्लम विद एजुकेशन। 2006 में
9/11 के बाद द यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक अरब स्टडीज सारे अरब मुल्कों पे स्टडी की थी अबाउट देयर एजुकेशनल अचीवमेंट। और आपको ताज्जुब होगा, तकरीबन 300 मिलियन अरब हैं दुनिया में और सिर्फ 7-8 मिलियन इजरायलीज हैं। हर साइंटिफिक फील्ड में Israelis publish more research papers than the entire Arab world combined। यानी 7 मिलियन लोग हर फील्ड में, साइंसेस के, फिजिक्स के, मैथमेटिक्स, दे पब्लिश मोर रिसर्च पेपर्स देन द एंटायर अरब वर्ल्ड। और इससे ज्यादा धक्का ही नहीं हुआ, तो हिल जाना चाहिए था ना अरब दुनिया। उसके बाद एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट बढ़ने चाहिए। बस ये दूसरे मुल्कों से हथियार खरीदते हैं, बेकार हथियार बनाना भी नहीं आता, सर्विस भी नहीं करना पड़ता, सर्विस करने के लिए भी बाहर जाना पड़ता। तो ये नॉलेज फोकस रहे ही नहीं। पिछले 300-400 साल से मुस्लिम दुनिया जो बैकवर्ड होती गई है, इसके मैनिफेस्टेशंस पाकिस्तान में भी है कि फोकस ही नहीं है इन व्हाट वी कॉल, ये लफ्ज जो कहते हैं ना, सेक्युलर नॉलेज, मटेरियल, ये बहुत ही गलत अल्फाज है। देयर इज नो परस्यूट ऑफ नॉलेज सिवाय मुल्लागिरी, दीन के चक्कर में पड़े हुए हैं, राइट। सो और उसमें भी सेलेक्टिव एजुकेशन है, उसमें भी एम्पावरिंग सोर्सेस हैं जिस पे तवज्जो नहीं दी जाती ना। सो आई हैव अ फीलिंग कि मुस्लिम्स हैव अ प्रॉब्लम विद नॉलेज। अगर आप देखेंगे कि लोग सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी इस तरह के ट्रेडिशंस और हदीसें भी नरेट करते हैं कॉल्ड यूजफुल नॉलेज, ऐसा जैसा कि नॉलेज यूजलेस हो सकती है। नॉलेज इज एम्पावरिंग, यूजफुल नॉलेज मतलब वही दीन की बातें आ जाती उसमें, राइट। बट साइंटिफिक रिसर्च, प्रोग्रेस, क्यूरियोसिटी, ये सारी चीजें आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब हमारी यूनिवर्सिटी में कई प्रोमिनेंट मुस्लिम साइंटिस्ट हैं और उनका मस्जिद से उतना ताल्लुक नहीं है, सिवाय मेरे मैं एक ही हूँ जो मस्जिद जाते रहता हूँ और एक तो बस, बाकी सब दूर रहते हैं। और जब उनसे बात करें डिटेल में, वो मेरे पास जब आते हैं तो वी हैव वेरी सीरियस डिस्कशंस अबाउट गॉड एंड रिलीजन। और उसका वजह कॉजेलिटी है। देखिए, जब तक इंसान हर चीज की वजह नहीं पूछता और उसका दुनिया में जवाब नहीं दे सकता, ही कैन नॉट बिकम अ साइंटिस्ट। अगर आप, कोविड हो गया, अरे कोविड क्यों हो रहा, अरे कोविड इसलिए हो रहा है कि मुसलमान नमाज नहीं पढ़ रहे। अरे ये क्या बात हो गई, चलो फिर तबलीगी जमात ज्वाइन कर लें, सब कोविड का हल होगा। नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नहीं, देयर समथिंग दैट इज कॉजिंग कोविड। इज इट समथिंग इन द एयर, इज इट समथिंग इन द वाटर, वायरस है, बैक्टीरिया है, क्या है? ये साइंटिफिक सवाल, ये कॉजेलिटी की ढूंढते नहीं है हमारे पास, राइट। हालांकि जो फाइजर का जो मेरे ख्याल से वैक्सीन आया है, दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय अ टर्किश मुस्लिम कपल, लेकिन वो वेस्ट में साइंटिस्ट हैं और इनका इस तरह की, जैसा हमारे पास यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट हैं जो अपने साइंस पे फोकस करते हैं। तो while there is a minority जो इस चीजें पे करती हैं, एक टर्किश प्रोफेसर नॉर्थ कैरोलिना, उनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज भी मिला, बट इट इज नॉट वाइड स्प्रेड। इंडिया में ये वाइड स्प्रेड हो गया है। इंडिया में जो मिडिल क्लास है, उनके लिए कमाने के लिए सिर्फ तालीम है, इट्स जस्ट एजुकेशन, और कोई चीज नहीं है। जमीन से तेल नहीं निकल रहा और आसमान से कोई दूसरी चीजें नहीं है, और लैंडेड एलिट भी बिल्कुल खत्म हो गई है इंडिया से। सो आइदर ये आप सर्विस सेक्टर में जाएं, या गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, या मैन्युफैक्चरिंग में आप एंटरप्रेन्योर बन जाए। तो आप देख सकते हैं वो नॉर्थ वेस्ट में बहुत है, गुजराती, मारवाड़ी वगैरह जो बिजनेस वगैरह में चले जाते हैं, वहाँ पैसा बनाते हैं। लेकिन साउथ और ईस्ट में और थोड़ा बहुत नॉर्थ सेंट्रल में एजुकेशन एज ए पाथवे टू प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, ये कल्चर बहुत गड़ा हुआ है। और पेरेंट्स डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ मनी पैसों पे डालते हैं। सर, आप स्टूडेंट्स को कैसा देखते हैं अभी? अगर पहले के स्टूडेंट्स तो थोड़े टाइम पहले ही जैसे कहते हैं, वो स्टूडेंट्स वही अभी हुए हमारे यहाँ। एक ये भी देखा जाता है कि कहा जाता है, बिल्कुल डॉक्टर जो है हूद भाई, परवेज हूद भाई, तो होपफुली यू नो हिम, तो उनका कहना है कि पाकिस्तान में मेमोरी का टेस्ट होता है
नॉलेज का नहीं कि बच्चे ने क्या सीखा है, क्या उस बुक से या उस सब्जेक्ट से उसको क्या समझ में आया है। हाँ, जिसको याद हो जाता है, जो जाके पेपर भर सकता है पूरा, उसके मार्क्स आ जाते हैं, वो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड कुछ भी आ जाता है। तो आपके ख्याल से कि आजकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब रट्टा लगा रहे हैं, सिर्फ याद कर रहे हैं, या ये कि कुछ समझ भी रहे हैं, कुछ अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं स्टडीज को? देखिए, जो परवेज हुडबा जो फेनोमेना को बता रहे हैं, दैट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू पाकिस्तान। वो प्रॉब्लम इंडिया में भी है। मतलब आई हैव अ फोटोजेनिक मेमोरी। अगर जब मैं किताब पढ़ता हूँ तो मुझे वो चीज़ सालों याद रह जाती है। तो मुझे किताब का नाम भी याद रहता है चीज़, लेकिन मैं मेमोराइज नहीं करता। तो इसलिए मैं कुरान भी बहुत कम मेमोराइज किया हुआ, 30-40 सूरों से ज़्यादा मुझे नहीं आता, राइट। और मैंने कोशिश भी नहीं की है हाफिज बनने की, क्योंकि मेमोराइजेशन का जो प्रोसेस है, इट रिक्वायर्स यू टर्न थिंकिंग ऑफ। इस तरह मोड में आके ना आप शुरू हो जाते हैं, बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, ऐसा 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 जाना पड़ता है। यू स्टॉप थिंकिंग। लेकिन बट इफ यू आर थिंकिंग अबाउट व्हाट यू आर रीडिंग, देन मेमोराइजेशन नहीं होता, समझे ना। योर ब्रेन हैज टू स्टार्ट थिंकिंग, रिफ्लेक्टिंग। तो परवेज उसके बारे में बात कर रहा था कि वी आर नॉट, हम पढ़ते भी हैं तो मेमोराइजेशन के लिए है। तो एक आमिर खान ने एक बहुत अच्छा मूवी बनाया था, थ्री इडियट्स कहकर। अगर आप थ्री इडियट्स में देखें तो ही वाज पॉइंटिंग आउट कि इंडिया के एलीट, वो आईआईटी का मजाक उड़ा रहा था, आईआईटीज में भी ये मेमोराइजेशन का कल्चर आ गया। अमेरिका में हम लोगों को मेमोराइज नहीं करवाते डिटेल्स। अब मैं जैसा इंटरनेशनल रिलेशन स्कॉलर्स से भी इंटरेक्ट करता हूँ, तो प्रोफेसर्स भी वर्बैटिम कोट करते हैं। हमारे पास क्या हो गया है कि जब ये इंडिया से फॉर एग्जांपल पीएचडी स्टूडेंट्स आते हैं, वो बाद खुद लिखते खुद वर्बैटिम कोट कर देते हैं मेमोराइजेशन की वजह से, और वो प्लेजियरिज्म में फंस जाते हैं यहाँ पर। अगर आपसे मैंने पूछा कि भाई व्हाट इज न्यूक्लियर डिटरेंस, तो आप मुझे समझाएं कि एनिमी के जो न्यूक्लियर हथियार है उसके प्रिवेंट करने के लिए आप क्या मेजर्स ले रहे हैं, डिटर करने के लिए, कि ताकि वो हथियार आपके सामने ना ले। तो अगर आप वो बात समझ गए हैं, यू कैन फ्रेज इट इन योर ओन लैंग्वेज, राइट। लेकिन अगर आप किसी प्रोफेसर की किताब में से जाकर उसको रट्टा मार के आए और वो मुझे लिख दें विदाउट साइटिंग दैट प्रोफेसर, तो अमेरिका में वो प्लेजरिज्म हो जाएगा। तो एक चीज ये है कि ये नोटिस हम अभी वी आर हैविंग दिस इशू विद इंडिया, पाकिस्तान, साउथ एशिया स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अक्रॉस। ये चाइना वगैरह में भी ये रट्टाफिकेशन का, इस वास्ते क्रिएटिविटी नहीं होती। आप देखें आईटी में इतना डोमिनेंस है इंडिया का, बट इनोवेशन स्टिल कमिंग फ्रॉम द वेस्ट ना। फेसबुक भी अमेरिकन ने शुरू किए, माइक्रोसॉफ्ट भी किया, गूगल भी किया, याहू भी किया, जितने भी बड़े चीजें ले रहे हैं जिनके सारे सीईओ इंडियंस हैं, लेकिन आइडिया, इनोवेशन, साइंस का इधर से आया ना। तो दैट इज बिकॉज अभी भी इंडिया में वो क्रिएटिव थिंकिंग का एंकरेज करना नहीं आया, बट फोकस है एजुकेशन में एंड अवेयरनेस है इस बात का। तो मुझे लगता है कि जो नए एजुकेशन पॉलिसीज बन रहे हैं और जो नए मेथोडोलॉजीज अडॉप्ट किए जा रहे हैं खासतौर से अमेरिका से, विच आर एम्फसाइजिंग क्रिएटिविटी वगैरह, तो अब साइंटिफिक रिसर्च में आप देख सकते हैं इंडियंस आर डूइंग फिनोमिनली वेल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और ये फार्मेसी एरियाज में भी इनोवेटिव रिसर्च हो रहा है। उसके लिए पैसा भी चाहिए। देखिए, अगर आप फॉर एग्जांपल, मेरी जो बेटी है वो 10th ग्रेड में, उसने यहाँ पे अमेरिका में थोड़े स्कूल्स हैं जो चाइनीज में पढ़ाते हैं, और मैं चाइनीज बच्चों को नहीं कह रहा हूँ कि मेन स्ट्रीम, अगर आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजें तो वो साइंस, फिजिक्स वगैरह चाइनीज में सीखें, तो उसको चाइनीज इमर्जन प्रोग्राम। तो उसने शी वेंट एंड स्टडीड 10th ग्रेड में कि उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है बच्चों पर। तो उसके लिए उसको अपने हाई स्कूल से रिसोर्सेस मिले। ना सिर्फ वो, बट पेपर लिखी, और मैं उसके साथ कैलिफोर्निया गया बिकॉज शी वांटेड टू प्रेजेंट इट एट ए कॉन्फ्रेंस। तो बाय 10th 11th ग्रेड जो है सो ये कल्चर ऑफ फाइंडिंग आउट न्यू नॉलेज, देखिए देयर इज डिफरेंस। लर्निंग व्हाट नॉलेज इज, जो ऑलरेडी है उसको लर्न करना एक एजुकेशन है, लेकिन उसको कंट्रीब्यूट करना इज इवन बेटर ना।
तो फॉर एग्जांपल जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, सारी किताबें वेस्टर्न ऑथर्स की हम पढ़ते थे, मतलब अमेरिका। जब मैं अमेरिका आया तो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में मुझे ताज्जुब की बात ये हुई कि जो मैं किताबें पढ़ता था वो प्रोफेसर्स क्लास में होते हैं। इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस कि मैं अरे किताब पढ़ रहा हूँ और लिखने वाला मेरे सामने है। अब मेरे स्टूडेंट्स मेरी किताबें पढ़ते हैं, तो सो दे कैन कम एंड आस्क व्हाई डिड यू से दिस, व्हाई डिड यू राइट दिस, हाउ डिड यू डू दिस वगैरह। तो ये एक्साइटमेंट अबाउट न्यू नॉलेज एक चीज है। दूसरी चीज ये है टू अप्रिशिएट नॉलेज एंड अचीवमेंट। सो फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि इंडिया में जो है सो ये डोनेशन कॉलेजेस बहुत है, तो बच्चे यहाँ पर मेडिकल स्कूल वगैरह में एडमिट नहीं सकते हैं, तो वो कैरिबियन इंडिया वगैरह जाकर पैसों के बल पर डॉक्टर बन के आ जाते हैं। अलबत्ता अगर स्मार्ट बच्चे दूसरी जगहों पे जाते हैं और डॉक्टर नहीं बनते या इंजीनियर, तो दे डोंट वैल्यू दैट एजुकेशन। तो मेरा बेटा वेंट टू हार्वर्ड और मेरी बेटी येल में है। तो हमारे एक रिश्तेदार कह रहे हैं अगर तुम्हारे बच्चे इतने स्मार्ट हैं तो डॉक्टर क्यों नहीं बने। अरे भाई, इट टू मी इट वाज वेरी स्टनिंग बिकॉज क्योंकि वो घर में, इस घर में घुसे हैं, इस कमरे में मेरी छोटी बच्ची यूज्ड टू डू आवर होमवर्क, किताबों से शौक है, सो दे आर इंटरेस्टेड इन परस्यूट ऑफ नॉलेज जिसकी कल्चर में वैल्यू नहीं है। समझ रहे ना, कल्चर में वैल्यू नहीं है, पैसा आता है या नहीं आता है। तो एजुकेशन भी मोनेटाइज की गई। डू आई विल आई मेक मोर मनी विद दिस, अगर वो सवाल आया तो देन नॉलेज इज नॉट वैल्यूड। सो जो बाद लोग थोड़ा इंडिया को क्रिटिसाइज करते हुए ये कास्ट, ब्राह्मण कास्ट के ऊपर चले जाते हैं। देखिए आप कि एजुकेशन पे फोकस था बिकॉज इट मेड देम सुपीरियर। आप देखें आईएएस ऑफिसर्स काफी डोमिनेट करते हैं फ्रॉम द ब्राह्मणिकल क्लास। तो आई हैव दिस अवेयरनेस ये है कि आप देखेंगे कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो सर अगर एक आप जी हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक ये भी एक रहा है ना, ट्रेडिशन रहा है या रिवाज रहा है कि हर फैमिली में मैं देखती थी, मेरी जितनी भी फैमिली है, चाहे वो मदर साइड से हो या फादर की साइड से, एक डॉक्टर और एक इंजीनियर हर घर में से जरूर निकलेगा। ये भी बड़ा एक वो कंपटीशन हुआ करता था कि नहीं जी, उनका बेटा डॉक्टर बन गया है तो इनका बेटा नहीं बना है। ये सोच अब लगता है कि कुछ बदलने लगी है, थोड़ा थोड़ा करके लोगों को समझ आ गया है कि उसके अलावा भी फील्ड्स हैं जिसमें लोग काम या बच्चे जा सकते हैं। आपके ख्याल से डॉक्टर इंजीनियर वाली जो हमें एक शौक था हर जगह पे, क्या ये भारत में भी था? देखिए, भारत में तो ये है ही कि डॉक्टर और इंजीनियर बनना इज इम्पोर्टेंट, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी में। बट एजुकेशन ब्रॉडली वैल्यूड तो मिडिल क्लास का है ही है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपको पता है इंडिया के कई साउथ इंडियन क्रिकेटर्स बड़े बड़े मशहूर वो इंजीनियर्स भी थे। मेरे ख्याल से श्रीकांत भी इंजीनियर थे और राहुल द्रविड़ भी इंजीनियर हैं, और ये सारे। अब इंडिया में थोड़ा बहुत पैसा बनाने के तरीके भी बढ़ गए हैं। तो अगर आप 12th में यू वांट टू से आई वांट टू बी ए क्रिकेटर या आई वांट टू बी ए बैडमिंटन प्लेयर या टेनिस प्लेयर प्रोफेशनल, तो पेरेंट्स आर अ बिट मोर ओपन टू इट, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अरे देखो सानिया मिर्जा ने कितने पैसे बना लिए हैं, अरे देखो ठीक है आप इंडिया के लिए भी ना खेलें आईपीएल में तो आप करोड़पति बन ही जाएंगे, 2 महीने की बात है। तो सो दे आर अलाउइंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स और जर्नलिज्म वगैरह में भी लोग आते जा रहे हैं। बट इंडिया में वैसे कंपेरेटिव एडवांटेज था। इट वुड टेल यू के अगर आप बहुत पढ़े लिखे स्मार्ट हैं तो आप या तो इंजीनियर या डॉक्टर बनेंगे, बिकॉज यू हैव टू डू वेल टू गेट इन, राइट। तो वो एक था। फिर वो शादियों में भी काफी वैल्यू हो जाती है, राइट। अगर आप मैट्रिमोनियल्स देखें, वांटेड डॉक्टर, फेयर स्किन, 5 फीट 9 इंचेस विद मेडिसिन, हु हैज ऑलरेडी पास्ड यूएसएफएमजी वर्क, यानी यूएस का एग्जाम भी पास कर लिया, एकदम आपका स्टॉक बढ़ जाता है, बिकॉज यू नो यू विल मेक मनी राइट अवे। तो अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू दैट। सो अगर अगर आपका बच्चा उसमें से कहा कि भाई मैं आई वांट टू डू पीएचडी इन फिजिक्स and become a physicist, they will think he's stupid. इतना ज़हीन है, इंजीनियर क्यों नहीं बन रहा? जाके जाके गूगल में काम करे और नौकरी पैसे बनाए। सो परस्यूट ऑफ नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इनफैक्ट मैं कल एक बांग्लादेशी प्रोफेसर से बात कर रहा था और
ही वाज टेलिंग मी कि सबसे ज़्यादा तनख्वाहें पाकिस्तानी प्रोफ़ेसर्स को मिलती हैं और आपके पास थोड़ा आपका जो एलीट है, आपकी इकोनॉमी को लूट रहा है बेसिकली। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर हैं, तो आपको ज़मीन भी मिल जाती है फुकट की। हुँ। अगर आपकी बेगम भी वहाँ पे काम करती है, तो 2 ज़मीन मिल जाते हैं, फिर एक को बेच के आप घर भी बना लेते हैं। सो इस तरह की बेनिफिट्स मुझे नहीं है अमेरिका में, मुझे ज़मीन-वमीन कुछ नहीं मिलती। अगर सिर्फ़ यूनिवर्सिटी कहती है कि अगर आप यूनिवर्सिटी के करीब घर खरीदें, तो हम आपको क्लोजिंग कॉस्ट दे देते हैं, व्हिच 1-2% आता है घर का बस। सो देयर आर बेनिफिट्स टू बीइंग एजुकेटेड। उसके बावजूद लिटरेसी रेट्स अगर आप देखें, पाकिस्तान की काफ़ी लो है, मतलब परसेंटेज हुँ। आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन इज़ इलिटरेट। और इंडिया में बाद ऐसे स्टेट्स हैं जैसा कि केरला है, जो पिछले 25-30 साल से 100% लिटरेसी रेट। आप हुँ। बांग्लादेश की बात करें ना, बांग्लादेश वाज कार्व्ड आउट ऑफ इंडियाज मोस्ट इंटेलेक्चुअल स्टेट, जो बंगाल था। 19th सेंचुरी से बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह जैसे इंटेलेक्चुअल्स आ गए थे, दे वर विनिंग नोबेल प्राइजेस वगैरह। तो बंगाल में इंटेलेक्चुअलिज्म इज ए कल्चर। तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि सम ऑफ इट हैज स्पॉन्ड ऑफ इनटू बांग्लादेश। मुझे एक अच्छा सा वाकया याद है, मेरी पिटाई होने वाली थी, मैं मस्जिद में बैठा था और हमारे इमाम साहब खुतबा दे रहे थे। अमेरिका जाके क्या करोगे, आई डोंट नो। जब उन्होंने कहा कि अमेरिका जाके क्या करोगे, तो मुझे लगा कि वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि आई वाज अप्लाइंग टू अमेरिकन यूनिवर्सिटी। इंजीनियर बन के क्या कर लोगे, डॉक्टर बन के क्या कर लोगे, 2 लाख में जाके जाओ, असल मकसद जिंदगी का जन्नत में जाना है। तो जब उन्होंने दोबारा कहा इंजीनियर बन के क्या करोगे, तो मैं पीछे से कहा आपकी तनख्वाह देंगे। अगर कम्युनिटी में पढ़े लिखे पैसे वाले लोग नहीं है, तो चंदा कहाँ से जमा होगा, मस्जिद को इमाम साहब की तनख्वाह कहाँ से आएगी, गवर्नमेंट की नौकरी थोड़ी है ये। ओ माय गॉड! उसके बाद मैं नमाज छोड़ के भाग गया वहां से, क्योंकि मुझे लगा था कि नमाज के बाद मेरी अच्छी खासी पिटाई हो जाएगी। सो बट द पॉइंट इज कि ये एटीट्यूड है, ये करके क्या फायदा, यू नो। तो बाद लोग जो मेरे वीडियोस वगैरह देखते हैं, वो कहते हैं कि ओह तुम दुनिया में फेम के पीछे भाग रहे हो, लेकिन मैं देखो असल ईमान मेरा है, मैं जन्नत को जा रहा हूँ। बोला पता चलेगा, पता हु नोस हु इज गोइंग टू जन्नत, हु इज जगह नॉट। कोई आया है वापस आके, किसी ने बताया है इनको कि जन्नत कैसी या है भी या नहीं है? मुझे तो खैर उस पे भी डाउट है, मुझे तो लगता है तो ही नहीं। मुझे लगता तो है कि रिलीजन हैज आल्सो बिकम एन एक्सक्यूज नॉट टू परफॉर्म। हुँ। हाँ, मेहनत लगती है। अगर आपको पढ़ना है तो दिन भर 5-5, 6-6 घंटे पढ़ें, रात-दिन पढ़ें, सालों पढ़ें। मैंने एक किताब लिखी ऑन गवर्नेंस, मुझे 5.5 साल लग गए उसे, बिकॉज़ आई हैड टू एक्चुअली इम्प्रूव सम ऑफ माय लैंग्वेज स्किल्स टू रीड द लिटरेचर। तो बट इट वर्क, यू शुड वैल्यू इट फॉर योरसेल्फ। समझे ना? ये बच्चों में बचपन से तालीम और एजुकेशन और पढ़ना को आदत डालें और उसको अप्रिशिएट करने का बिल्कुल, एटीट्यूड दें। बिल्कुल। मुझे बड़ी हैरत होती है सर कि इस किस्म के मतलब लोग, हम लोग मुस्लिम्स में ऐसे लोग उठ के कहते हैं जी पढ़ के क्या करना है, जिनका कि कुरान में पहला वर्ड ही इकरा है जी हाँ। और जिसका मतलब ही पढ़ है। वो लोग कह रहे हैं कि पढ़ के क्या करना है। ये भी एक अजीब-सी बात है कि हैरत होती है कि जिनकी बुक में पहला वर्ड ही है, वो इस बात को कह रहे हैं कि पढ़ के क्या करना है। और उसके बाद जो डॉक्टर्स और ये सब होते हैं, फिर ये फूँकों-वूँकों से सही हो जाया करें ना, डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं जब तबीयत खराब होती है? बैठे रहें। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं जो रोज़ ट्यूज़डे, थर्सडेज़ को 6:30 बजे शाम से 8 बजे तक मैं अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की एक क्लास पढ़ाता हूँ। और वो जो प्रोफ़ेसर हैं, जो उससे पहले जो क्लास पढ़ाते हैं, ही इज़ सपोज्ड टू वेकेट द रूम 15 मिनट पहले उनकी क्लास खत्म हो जाती है, ताकि वो अपना पावर पॉइंट निकालें, अपना लैपटॉप, और मुझे 10 मिनट तो दें कम से कम, ताकि मैं अपनी चीज़ें प्लग इन कर लूँ। लेकिन वो पूरा 15 मिनट का जो गैप होता है दोनों क्लास है, वो भी यूज़ कर लेता है। एक्चुअली पढ़ाता है, और वो इंजीनियरिंग की क्लास है। तो मैं दरवाज़े पे खड़े हो जाता हूँ, सो ही कैन सी कि मैं आ गया, ताकि ही कैन स्टार्ट रैपिंग अप। तो जब पहली बार मैं देखा, तो मुझे लग रहा था कि मैं अमेरिका में हूँ या इंडिया में हूँ, कि आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स इंडियंस थे। हुँ। एंड यू कैन इंडियंस और पाकिस्तानीज़ को आप देख के, यू कैन नाउ मोर और लेस सम ऑफ अस कैन 70% हम डिस्टिंग्विश कर ले सकते हैं। तो
तो जब पहली बार मैं देखा मैं स्टूडेंट्स के साथ, तो मैं बोला ओके दिस इज़ अ मास्टर्स क्लास। तो मेरा स्टूडेंट पूछा हाउ डू यू नो दिस इज़ अ ग्रेजुएट क्लास प्रोफेसर? आई सेड बिकॉज़ ऑफ द इंडियंस हू आर सिटिंग देयर। ये सारे इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे। कपड़ों से पता चल जाता है ना, इंडिया में टेलरों ने सिए हुए कपड़े हैं, इट्स नॉट यहाँ पे थोड़े दिन लगते हैं ना आके फिर यहाँ के कपड़े खरीदने। तो कपड़ों से अंदाजा हुआ कि दे आर फ्रेशमैन, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग की क्लास है वो। और बड़ी क्लास है, लेकिन तकरीबन 40% इंडियंस है स्टूडेंट्स उसमें इंटरनेशनल। तो अब अमेरिका में सबसे ज़्यादा तबका चाइना का, उसके बाद इंडिया के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और जैसा-जैसा चाइना के साथ ताल्लुकात कॉम्पिटिटिव होते जाएँगे, मुझे लगता है कि चाइनीज़ स्टूडेंट्स को वीज़ाज़ मिलना अमेरिका में ज़रा मुश्किल, मतलब इट विल कम डाउन। और इंडिया की गवर्नमेंट इज़ क्वाइट फोकस्ड ऑन ऑन सेंडिंग इंडियंस। अब मैं सुना कि प्राइवेट सेक्टर लोन्स भी दे रहे हैं बैंक्स। क्या आप अगर अमेरिका जा रहे हैं पढ़ रहे हैं, तो वो लोग जो इंडिया में अच्छी स्कूल्स में कॉम्पिटिटिवली एडमिशन नहीं ले सकते, यानी उन्होंने एंट्रेंस में कम्पीट किया, आईआईटी को चले गए, आईआईएम को चले गए, लेकिन जो नहीं जा सके वो लोन लेके अमेरिका जा रहे हैं या यूरोप चले जा रहे हैं। मैं 3-4 महीने पहले लंदन गया हुआ था, तो मेरी होटल में मैं लॉबी में देखा 3-4 इंडियन बंदे खड़े हुए थे, तो मैं बोला तुम लोग क्या कर रहे थे? हम सिक्योरिटी वाले थे। मैं बोला लेकिन दे वर ऑल स्टूडेंट्स, वो पढ़ रहे थे। तो वो बच्चा जिससे मैं बात किया वो मेरे ही शहर का, उसका नाम मेरे ख्याल से रघु था। तो रघु मुझे बताया कि वो एमबीए कर रहा था, लेकिन वो रात की ड्यूटी होटल में सिक्योरिटी गार्ड की कर रहा था टू सपोर्ट हिमसेल्फ। तो मैंने उसकी फोटो वगैरह फेसबुक पे भी लगाई थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यू नो दीज आर पीपल कमिंग फ्रॉम लोअर मिडिल क्लासेस जो हु विल डू वेल। अगर वो रुक गया वेस्ट में तो ही विल प्रोबेबली बी फाइनेंशियली वेल ऑफ, फिर वो अपनी फैमिली को भी हेल्प करते हैं। तो ये कल्चर तो है ही। हैदराबाद जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे जब काफ़ी लोग मिडल ईस्ट को गए, बड़े भाई वगैरह, तो वो बीएससी ये वो करके गए हुए थे। मतलब दे डिडंट गेट ग्रेट जॉब्स, बट उन्होंने पैसे बचा के भेजे, और फिर उनके जो छोटे भाई हैं, छोटी बहनें हैं, फिर वो लोग इंजीनियरिंग और मेडिसिन करे बिकॉज द फैमिली वाज एबल टू पे फॉर इट। सो दो चीज़ों की इम्पोर्टेंस है। एक तो एक कि फैमिलीज के पास रिसोर्सेस हों ताकि वो एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सकें, और दूसरी चीज ये है कि एटीट्यूड हो वेयर यू वैल्यू एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन एंड सी एजुकेशन एज ए पाथवे टू प्रोग्रेस। जब तक ये दो चीजें नहीं आएंगी, मुझे नहीं लगता कि कम्युनिटीज और ये लफ्ज तो आपने सुना होगा ना, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। बिल्कुल। अगर हजारों बार मैं सिंगापुर में देखता था, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं जो गवर्नमेंट पेड थे कि केबी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमीज, यानी एजुकेशन पे तवज्जो दें। और जैसा जैसा आप फ्यूचर में जाते जाएंगे कि मतलब इट इज यू विल हैव टू हैव 50 to 100% of the population college educated और 20 to 30%। हमारे पास अमेरिका में तकरीबन 2% के करीब पीएचडीज हैं फॉर द पॉपुलेशन, यानी 330 मिलियन है, तकरीबन 70 मिलियन के करीब पीएचडीज हैं। दैट्स a huge number ना, sorry, 2% of the population, so 10% will be 33, ठीक है, 70 मिलियन के करीब population is with पीएचडी PhD। पीएचडी हाँ, बिल्कुल। तो ये लोग जॉब्स वगैरह कर रहे हैं। नहीं सॉरी, इट विल बी 7 मिलियन के करीब, सॉरी। तो बट वो भी एक मुल्क की तरह है ना, यूरोपियन छोटे मुल्कों की तरह है, 7 मिलियन ऑफ द पॉपुलेशन। तो अब मैं जिस शहर में रहता हूँ, मेरे शहर की आबादी सिर्फ 30,000 है, न्यूयॉर्क, डेलावेयर, लेकिन 2,500 पीएचडीज हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी टाउन है। 25-30 हजार में से 2,500 लोग जो पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अतराफ प्राइवेट सेक्टर है जो रिसर्च बेस्ड प्राइवेट सेक्टर है। तो उससे ये नॉलेज हब्स बन जाते हैं, जैसे कि होना भी सिलिकॉन यही चाहिए। जी, सर बिल्कुल होना भी यही चाहिए। ख़ैर सर ये काफ़ी एक बड़ा सब्जेक्ट है और मेरा ख़्याल है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर हमें अगले भी मतलब 1-2 हफ़्ते हम इसी के ऊपर डिस्कस करें एजुकेशन के ऊपर तो अच्छा होगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। ये और बात है कि बहुत बार हमने ये भी देखा है कि जिस पे हम नेक्स्ट शो में अपने ज़रूर डिस्कस करेंगे कि डिग्रीज़ मानी नहीं जाती।
पाकिस्तान की, चाहे वो मेडिकल की हो, पीएचडी की हो। और हमने बहुत बार ऐसा देखा भी, हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, वो कहते हैं नहीं हम इधर से पढ़कर आए हैं, उधर से पढ़कर आए हैं, कभी कोई अमेरिका की यूनिवर्सिटी बताएगा, कोई यूके की यूनिवर्सिटी बताएगा, लेकिन सोच उनकी वही रहती है, मतलब माइंडसेट वही है। एक जैसे होता है ना, एक जमींदार वाला, एक लैंडलॉर्ड वाला माइंडसेट वही है, यहाँ पे आके लोगों से उसी तरीके से बिहेव करना। कुछ तालीम उनका बिगाड़ती नहीं है या कुछ संवारती नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो यही सुना था कि पढ़ लिख लेते हैं तो बहुत चीजें जो है सिविलाइज्ड हो जाते हैं, इस तरह की चीज हमने नहीं देखी। पीएचडी जो करके आते हैं उनको भी ऐसे ही देखा है कि बस वो कह देते हैं हाँ जी हमने पीएचडी कर लिया, बाकी उनकी बातचीत से या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको शक भी नहीं गुजरेगा कि इन्होंने कभी कुछ मतलब कोई बुक खोली भी है। ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं। ट्रीट भी तो अच्छा नहीं करते। आपको पता है वो प्रिंसटन इकोनॉमिस्ट, मेरे ख्याल से उनका नाम अजीज मियां था, जिनको जी, इमरान खान लेकर आए थे, फिर उनको आतिफ भगा आतिफ दिया। आतिफ। आतिफ मियां, हाँ, तो आतिफ मियां को तो भगा दिया ना आप लोगों ने। तो इट क्लियरली शोड के नॉन एकेडमिक क्राइटेरिया के वजह से उनको भगा दिया। आज से 2-3 सर उन्हें हफ्ते तो अहमदी पहले, होने की वजह से भगा दिया, वो तो हमारी चीज में क्योंकि रिलीजन लेकर आ जाते हैं ना, वही तो और मैं जिससे आई हमें वांटेड टू नुकसान से होता है। कि हालांकि ही एग्जैक्टली, प्रोबब्ली द बेस्ट इकोनॉमिस्ट यहाँ पे जो एग्जैक्टली, एकेडमिया में है फ्रॉम पाकिस्तान। डेफिनेटली। 3-4 हफ्ते पहले एक लड़के ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि भाई आई वांट टू डू पीएचडी इन इंटरनेशनल रिलेशंस, कैसा करते हैं? तो मैंने बाकायदा एक पूरा कन्वर्सेशन वीडियो बनाया, हाउ टू अप्लाई फॉर पीएचडी इन इंटरनेशनल रिलेशंस इन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज। उसको मैं उर्दू और हिंदी में किया हूँ, और वो 25-30 मिनट से ज़्यादा है। और उसमें मैंने सारे प्रोसेसेस, एडमिशन्स, क्योंकि मैं खुद एडमिशन्स कमेटी पे होता हूँ, तो मैंने ये सारी डिटेल में दी। तो आप वो जाके देखें कि मेजॉरिटी ऑफ 90% से भी ज़्यादा जो बच्चे थे वो इंडिया से थे और नॉन मुस्लिम ही थे। एजुकेशन, हालांकि मैं उर्दू में एक लगा ही देता हूँ टाइटल, उसके बावजूद इट्स नॉट अट्रैक्टिंग देम। और एक लड़का मेरा दिल खुश कर दिया, उसका नाम रोहित है, 12th ग्रेड में। उसने कहा डॉक्टर खान यू हैव गिवन मी द गूगल मैप, आपका जो वीडियो है इट्स लाइक ए गूगल मैप टू परस्यू पीएचडी, और आई विल फॉलो इट। बिकेम है, मुझे लगा ठीक है, इतनी मेहनत जो मैंने 5-6 घंटे इस वीडियो को प्रिपेयर करने में की है, मैंने उसमें चार्ट्स वगैरह काफी डिटेल्स में लगाए। सो द थिंग इज के, और एक साहब ने एक इंटरेस्टिंग बात की कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैंने अपने बच्चों से कह दिया कि खान साहब का वीडियो जरूर देखें। सी, दैट इज द मोटिवेशन ना, कि आप यू वैल्यू एजुकेशन। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ कि इस्लाम में एनवी इज नॉट ए गुड थिंग। यानी एनवी यानी आप दूसरों के ऊपर, क्या कहते हैं एनवी को, यू आर काइंड ऑफ जेलस ऑफ अदर पीपल्स अचीवमेंट ना। एनवी में थोड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है एज अपोज टू जेलसी। तो जो हदीस है वो कहती है कि रश खाना किसी के ऊपर हाँ, मेरे ख्याल है। तो यू कैन एनवी 4 पीपल, इसकी इजाजत दी है हुजूर ने कि आप 4 लोगों से एनवी कर सकते हैं। और वो 4 लोग वो हैं जो पढ़ाते हैं, जो पढ़ते हैं, जो इनको फैसिलिटेट करते हैं। यानी आप उनके लिए टेबल बना दें, चेयर बना दें, उनको किताबें दे दें, एजुकेशनल ग्रांट्स दे दें। और चौथी इज अमेजिंग, ही सेड उनसे भी आप जेलस रहें या एनवी करें जो ये तीनों को देख के एनवियस हो जाते हैं, मतलब रश्क करें, एनवी मींस रश करें रश्क, कि आई विश पॉजिटिव। मैं स्टूडेंट था, आई विश मैं टीचर था, आई विश आई कुड हेल्प एजुकेशन। वो लोग ट्रू। जो ऐसा सोचते हैं उनको भी आप यू शुड बी एबल, बिकॉज इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज इतनी इंपॉर्टेंस है। और इट इज वेरी कॉमन, मतलब आपने कभी ये शिया सुन्नियों की बहस में कभी सुने आप, तो यू विल हियर एक काफी मशहूर हदीस है इन विच द प्रॉफिट से अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, यानी मैं आई एम द सिटी ऑफ नॉलेज एंड अली इज द डोरवे टू इट। मदीना जो कहते हैं ना, मदीना मुनव्वरा, इट मींस द एनलाइटेंड सिटी। तो ये एनलाइटनमेंट और एजुकेशन हमारे डिस्कोर्स में है। हम जब कहते हैं इस्लाम के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं इस्लाम से पहले क्या था, जाहिलिया थी। सो इस्लाम इज गोइंग अवे फ्रॉम जाहिलिया, गोइंग अवे फ्रॉम इग्नोरेंस। बट आई डोंट नो व्हाई कि 1400 साल के बाद ही मुसलमानों आई को आई आई डोंट थिंक इस्लाम से पहले जाहिलिया थी,
मैंने तो अभी ज़्यादा जहालत देखी है, किस एग्ज़ैक्टली तरह से लोगों को रिलिजन के नाम पे मार देते हैं और क्या जी, कुछ करते हैं उससे और उल्टा लगता है गलत ये लाइन लिखी किसी ने। एनीवे जी, थैंक यू सो मच सर कि आज आपने जॉइन किया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू कि सर हम नेक्स्ट 1-2 वीक और जो है जी, एजुकेशन पे की तरफ फोकस करेंगे और आपसे ज़रूर सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आप सबके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, हेलो, हाय सब कुछ। थैंक यू।